हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की जो हमारी टेस्ट सीरीज है यूट्यूब पर एसएस स्टडी चैनल पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है। यह आपका उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन से संबंधित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। आप इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेज, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप अगर हमारी लाइव क्लासेज जुड़ना चाहते हैं दरोगा के लिए, उत्तराखंड पुलिस दरोगा के लिए स्पेशल क्लासेज, तो 10 बजे से 1 बजे तक हमारी लाइव क्लासेज चल रही हैं डेली। वो आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस की व्यवस्था भी है उसी में, और साथ ही साथ उसी में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय व्यंजन मीठे के लिए बनाया जाता है? मीठा मतलब आपके स्वीट डिश के रूप में बनाया जाता है। तो इसमें आपका जो अरसा है ये स्वीट डिश है, बाकी सारे आपके नमकीन है। अरसा नामक जो आपका यहाँ व्यंजन बनाया जाता है वो आपका एक स्वीट डिश होता है, जो चावल और गुड़ आदि से मिला करके बनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की मैदानी आबादी का प्रतिशत कितना है? उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में आबादी रह रही है 35.10, बाकी 64.90% आबादी राज्य की आपके पर्वतीय भागों में रहती है। ये मैदानी भागों का वो है। आपका जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना हर उसमें आपके पूछी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाले 4 जिलों का बढ़ता हुआ क्रम है। 4 जिलों में आपको पता है सबसे कम आबादी उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की है, उससे थोड़ा ज्यादा चंपावत की है, फिर थोड़ा ज्यादा बागेश्वर की, उत्तरकाशी की। तो इसका बी सही आंसर होगा। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। कम आबादी के बढ़ता क्रम बताना है, तो इसका ये वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जौनसारी जनजाति भौगोलिक रूप से उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में निवास करती है। जौनसारी जनजाति भौगोलिक रूप से उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में निवास करती है, बिल्कुल सही है। जनजातियों में सबसे पश्चिम में आपका देहरादून का अंतिम जो सिरा है त्यूणी तक, वहां जौनसारी जनजाति का निवास है। जौनसारी समिति खुमरी का मुखिया ग्राम सयाना कहलाता है। जौनसारियों में जो पंचायत होती है, जिसे जौनसारी की परंपरागत पंचायतें हैं जो, जिसे खुमरी कहा जाता है, उसके मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता है। ये भी सही है। बिसोई, लाखामंडल और गवेला जौनसारी धार्मिक स्थल है, ये भी सही आंसर है। जौनसारी न्यूणाई त्योहार पूरे माघ महीने मनाते हैं। न्यूणाई त्योहार है तो जौनसारियों का, लेकिन माघ महीने में नहीं बनाया जाता, ये सावन का है। माघ महीने में तो माघ मेला ही बोला जाता है, जो पूरे माघ के महीने चलता है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा, सही आंसर ये वाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे कम रेल पथ वाला जिला वर्तमान में कौन सा है? राज्य में वर्तमान में अगर आप निर्माणाधीन रेल को छोड़ दो तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, 6 जिले ऐसे हैं जिनमें रेल पथ है। इनमें से सबसे कम लंबाई वाला जो रेल पथ है वो पौड़ी जिले में है, जो आपका उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर जिला है, नजीमाबाद जिसे बोलते हैं, वहां से आपके कोटद्वार को जोड़ता है। तो सबसे छोटा रेल पथ इसी में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनाग्नि का कारण नहीं है। पिरूल की बढ़ती मात्रा, पिरूल जो हमारे चीड़ के पत्ते होते हैं उनको बोलते हैं, ये आपके सूख जाते हैं और तेलीय होते हैं तो बहुत तेजी से जलते हैं, और इनके सूखने, जहां पर ये गिरते हैं पेड़ों के नीचे, वहां घासें भी नहीं उग पाती हैं। इस वजह से ये आग के लिए सबसे बड़े ईंधन का काम करता है। जल स्रोतों का न्यूनीकरण, जो प्रदेश में जल स्रोत हैं वो कम हुए हैं, जिसके कारण विभाजक रेखाएं कम हो गई हैं। पहले क्या होता था, पहाड़ से आपका जल स्रोत होते थे तो पानी बहता था, तो पत्तों में नमी रहती थी, पानी होता था। अगर एक जगह आग लग भी गई तो दूसरी जगह उस नमी के कारण वो आग आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाग बगीचों का जंगलों से सटा होना, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग बगीचे जंगलों से सटे रहते हैं। उन बाग बगीचों में आदमी घास के उत्पादन के लिए आग लगाता है ताकि नई घास उगे, तो उससे भी कई बार आग आपके जंगलों में चली जाती है। तो ये भी है। दिसंबर जनवरी में पाला कम गिरना, दिसंबर और जनवरी में पाला कम गिरना आपके आग को कम करता है, ना कि बढ़ाता है, क्योंकि पाला जितना ज्यादा होगा आपके वनस्पतियों के पत्ते उतनी ही तेजी से सूखेंगे, घासें उतनी ही तेजी से सूखेंगी पाले के कारण, और फायर सीजन उतना ही उतना ही ज्यादा घातक हो जाता है। तो दिसंबर जनवरी में पाला पड़ना आपका कारण है ज्यादा, ना कि कम होना। कम होना ठीक है, और
ज्यादा होना हानिकारक होता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देहरादून के सेलाकुई के बाद दूसरी फार्मास्यूटी कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तराखंड में जो दवाई उद्योग है, फार्मास्यूटिकल जिसे कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा जो सिटकुल है वो देहरादून के सेलाकुई में है। उसके अलावा जो दूसरा सिटकुल जो इसका फार्मासिटी है वो आपके हरिद्वार में स्थापित की गई है, जहां पर आपके विभिन्न तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस वर्ष से लागू हुई? वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब एक ही देश, पूरे देश में चलने वाला राशन कार्ड। पहले क्या होता था, एक राशन कार्ड जो जिस ग्राम सभा में जिस स्थान पर आप रहते हो वहीं बनता था, दूसरी जगह चले गए तो फिर वो वहां चलता नहीं था, यानी कि हर सस्ते गल्ले की दुकान के साथ कनेक्ट आपका एक ही राशन कार्ड होता था। अब जो राशन कार्ड होगा वो पूरे देश में चलेगा, तो उसे वन नेशन वन राशन कार्ड कहा जा रहा है। जुलाई 2020 से ये योजना उत्तराखंड में शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? आजाद हिंद फौज, पितृशरण रतूड़ी, ये तो आपके उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण पद पर थे आजाद हिंद फौज में। बुद्धि शरण रावत ये भी हैं, देव सिंह दानू भी हैं, ये तीनों के तीनों आपके महत्वपूर्ण पदों पर रहे। भक्त दर्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। आजाद हिंद फौज में आपका 10% से ज्यादा लोग आपके, मतलब लगभग 12.5% जो सेना थी पूरे आजाद हिंद फौज में, उसमें 12.5% के करीब सिपाही या जो सैनिक होते थे वो उत्तराखंड से थे। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों से, गढ़वाल से थोड़ा ज्यादा थे, गढ़वाल रेजिमेंट की तरफ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड अलग राज्य हो, क्योंकि किसी भी राज्य को बनने के लिए पहले जिस राज्य से वो अलग हो रहा है उस राज्य के विधानसभा में या विधानमंडल में उसका पास होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद संसद में साधारण बहुमत से वो विधेयक पास होता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य का जो विधेयक है वो सबसे पहले यूकेडी के जो विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट, इन्होंने रखा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में कुल कितने विधायक थे? उत्तराखंड की जब अंतरिम विधानसभा, मतलब राज्य गठन हो गया लेकिन चुनाव नहीं हुए थे, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या विधान परिषद में, वहां दोनों सदन है, तो उनमें जो आपके विधायक थे उनकी टोटल संख्या वैसे तो 31 थी, 22 आपका इसमें एमएलए थे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, और एमएलसी 9 थे, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो 9 में से एक का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो ये बचे थे 8। तो जिस समय राज्य गठन हुआ उस समय एमएलए और एमएलसी मिलाकर के टोटल विधायक जो उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड में आए 30 आए, जिसमें बहुमत आपका बीजेपी के पास था, और उन्होंने उत्तराखंड में पहली सरकार नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में गठित करी थी। तो इसका सही आंसर होगा 30। 31 होते थे, नहीं तो एक का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष पूरे हो रखे थे, इसीलिए 30 ही थे। कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मेला किस दिन लगता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कोदिया बगड़ में आपका उनका जो मेला लगता है 12 जून को लगता है। उनकी समाधि यहीं पर बनाई गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आपको पता है, जो आपका पेशावर कांड है उसके नायक थे। तो जो कोदिया बगड़ है वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है दूधातोली में। ऊंचाई का बढ़ता हुआ सही क्रम है चौखंबा, बद्रीनाथ, माणा, कामेट। चौखंबा, बद्रीनाथ, माणा, कामेट, इसका पहला ही इसका सही आंसर है। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में चौखंबा, उससे ऊंची बद्रीनाथ, उससे ऊंची माणा, माणा से ऊंची कामेट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किस श्रेणी का अंग है? पामीर यानी कि उत्तराखंड में जो दूधातोली है वो किस में है? मध्य हिमालय में, न कि बृहद और शिवालिक में, बल्कि मध्य हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का क्यारकुली गांव किस खनिज के लिए जाना जाता है? क्यारकुली गांव देहरादून का आपका खड़िया उत्पादन के लिए जाना जाता है। देहरादून चूना पत्थर और खड़िया 2 खनिजों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, जिसमें क्यारकुली गांव को विशेष आपका खड़िया की जो अच्छी क्वालिटी है उसके लिए जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। आपको पता है 1 नवंबर 1973 को देश में जो 9 आपके अलग अलग क्षेत्रों से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन 1 नवंबर 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुआ था। ये आपका
देश का जो बाघों को बचाने का अभियान है उसकी शुरुआत करने वाला यही था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी पार्क से। उत्तराखंड राज्य पौधरोपण नीति जारी हुई। उत्तराखंड राज्य पौधरोपण नीति जारी हुई थी वर्ष 2003 से। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क बांज का वृक्ष कितना घन मीटर पानी संचय कर सकता है? बांज का जो एक वयस्क पौधा होता है उसकी जड़ों में हमेशा 3.5 घन मीटर पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए जो जल संचय है उसमें बांज को बहुत उपयोगी माना जाता है। हर तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है, सदाबहार होने के कारण, चाहे वो आपका वायु के ऑक्सीजन निर्माण करने में हो या आपके जो कार्बनिक तत्व हैं उन्हें सोखने में हो, जल का संचय करने में हो, वाष्पोत्सर्जन में हो, हर चीज में बांज। और पहाड़ के लिए तो वैसे भी वो आपका एक तरीके से वरदान है पहाड़ के लिए, चाहे पशु चारा हो चाहे लकड़ी हो, हर तरीके का उपयोगी है जो आपका बांज को यहाँ का एक तरीके से कल्प वृक्ष है उत्तराखंड का। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय भागों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश भर में आपके टोटल 33% पर वन होने चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों में 60% पर वन होने आवश्यक है और मैदानी क्षेत्रों में आपका 25% वनों का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर 60 होगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पूछा गया है। उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि में मानव श्रम में पुरुष और महिला का अनुपात क्या है? देखो, मैदानों में तो पुरुष ज्यादा कृषि कार्य में लगे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा लगी हैं, तो प्रत्येक 2 पुरुषों पर 3 महिलाएं काम करती हैं यहाँ। यानी कि 100 में से अगर काम कर रहे हैं तो 60 महिलाएं होती हैं, 40 पुरुष होते हैं। 2:3 का अनुपात है महिला और पुरुष का कृषि श्रम में। अन्य जगह की बात नहीं है, कृषि श्रम की। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की स्थापना किस स्थान पर हुई है? मतलब इको टूरिज्म और सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब लोगों के लिए एक क्या है, सतत जीवन निर्वाह के लिए आपका इको टूरिज्म जो सेंटर बनाया गया है वो बनाया गया आपका चूनाखाल। ये रामनगर में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगता हुआ क्षेत्र है चूनाखाल, वहीं पर आपका इको टूरिज्म मतलब जो आपका पर्यावरण से संबंधित टूरिज्म है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड का मतलब जीवन यापन करने का तरीका, और सस्टेनेबल का मतलब सतत हो, जो सस्टेनेबल मतलब सतत यानी कि धारणीय हो। ठीक है, तो इसको आपका चूनाखाल रामनगर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? जो आपके जनरल बिपिन रावत थी, उन पर लिखी गई आपकी पुस्तक है, ये लिखी है रचना बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित G20 बैठक का विषय क्या था? G20 के जो आपका रामनगर में बैठक हुई थी उसका विषय आपका संस्कृति था। संस्कृति के विषय पर बहुत सारी आपके इस पर चर्चाएं होनी थी अलग अलग राष्ट्रों का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बजट में कुल पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि जलवायु परिवर्तन पर खर्च करने का प्रावधान है? कुल पूंजीगत व्यय का राज्य में 0.5% जलवायु परिवर्तन यानी कि जलवायु को बचाने और उसको आपका जो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है उसे रोकने के लिए हर वर्ष उत्तराखंड अपने कुल बजट का जो पूंजीगत व्यय होता है उस पूंजीगत व्यय का 0.5% किस पे खर्च करेगा? आपके जलवायु परिवर्तन से होने वाले कारकों पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड का कौन सा नगर करेगा? 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी हल्द्वानी कर रहा है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।